आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे with a constant horizontal velocity v0 meter per second. If the steps are h meter high and w meter wide, show that the ball will just hit the edge of the nth step if n is equal to h v0 square by 2g n is equal to h v0 square oblique g w square। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम कहा गया, ये स्टेप्स हैं, कुल कितने स्टेप्स हैं? n स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और nth स्टेप। ठीक है, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? h के बराबर है और हर एक स्टेप की विड्थ कितनी है? w के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर वस्तु को जो है थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस रफ्तार से? v0 रफ्तार से। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? उसकी गति में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि एक बल उपस्थित है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु का रास्ता ये ऐसे हो जाएगा, ये डॉटेड पाथ ही ऐसे हो जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंची तो एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हुई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हुई। ठीक है, n स्टेप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n स्टेप वर्टिकल डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि t समय पर वो यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि t समय पर ये यहाँ पर पहुंच गई। तो अगर फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल direction motion and for vertical direction motion। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वह n into w हुआ। वो इस डायरेक्शन में n into w, एक स्टेप कितना है? w के बराबर है। तो n स्टेप कितना होगा? n into w। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इज इक्वल टू n into h। एक स्टेप h के बराबर, तो n स्टेप कितना होगा? n into h के बराबर होगा। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू v0। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी लेना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को वेलोसिटी थी नहीं, जो भी वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इस डायरेक्शन कुछ था ही नहीं, जो भी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था। आगे जब थोड़ा वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर दो चीजें अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हो रही हैं तो वो इंडिपेंडेंट होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को नहीं प्रभावित करेगी और वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसमें जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगा दिया जाए तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा दिया जाए। मान लेते हैं कि समय t पर, ये लिखा नहीं मैंने, लेकिन मान लीजिए कि समय t पर यहाँ पहुंच गया तो t समय में इतना डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और t समय में इतना डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर अगर लगा दिया जाए तो u कितना है, ये v नॉट के बराबर। मान लीजिए समय t लगा और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n w के बराबर हुआ, तो n w इज इक्वल v नॉट इंटू टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एन डब्ल्यू बाई वी नॉट के बराबर हो जाएगा। दिस आईडी में इक्वेशन नंबर 1। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एन इंटू एच के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो एन इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, ये इसको सॉल्व करने पर जो इक्वेशन नंबर 2 बन रहा है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, और इक्वेशन नंबर 1 जो बन रहा है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में। तो यहाँ t इज इक्वल टू जो हो गया आपका एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर एन एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एन एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू बाई वी नॉट होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू एन स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। तो एक एन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो एन बचा है इस एन को रखा जाए और सबको एक डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक डायरेक्शन में अगर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू इसको n को यहां रखिए, वी नॉट को इधर h 2h 2 भी यहां चला जाएगा, वी नॉट स्क्वायर भी यहां पर चला जाएगा डिवाइडेड बाई g इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। तो यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि ये प्रूफ कर दीजिए n इज इक्वल टू दिस मच होगा। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि n इज इक्वल टू दिस मच होगा। ठीक है, सो वी हैव सॉल्व दिस सम। एक प्रश्न ये भी हमारे पास है, वाटर ड्रॉप्स फॉल ऑफ एट रेगुलर इंटरवल्स from a tap which is 5.0 meter above the ground. The third drop is just leaving the tap at the instant the first drop reaches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम में। यहाँ से क्या है, ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ये और ग्राउंड के बीच में गैप कितना है, 5 मीटर के बराबर का गैप है। ठीक है, पहली ड्रॉप गिरी t इक्वल 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इक्वल 0। दूसरी ड्रॉप गिरी t इक्वल t, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 0 से। लेकिन जब ये गिरी है तब तक ये पहली वाली जो है 1 वाली ड्रॉप जो है इतना नीचे जा चुकी है। ठीक है, फिर तीसरी ड्रॉप गिरी तो दूसरी वाली ड्रॉप क्या है, यहाँ पर आ गई, और पहली वाली जस्ट ग्राउंड को हिट कर रही है। मतलब जब तीसरी वाली ड्रॉप को गिराया जा रहा है तो पहली वाली ग्राउंड को टच करने जा रही है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जब ये टच करे और ये जस्ट गिराई जा रही है तो उस समय ये कितना, दूसरा वाला जो है टॉप लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, हाउ फॉर अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सॉरी, ये जो है बॉटम से कितनी दूरी पर जो है, बॉटम से कितनी दूरी पर ये दूसरा वाला है। तो अगर टॉप से अगर मालूम हो जाए कि पूरा 5 तो उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर गिर रहा है तो t इक्वल 0 या t इक्वल कैपिटल T और ये t इक्वल टू 2t टाइम पर हो रहा है। तो पहली वाली बॉल जो गिरी है 5 मीटर, उसको समय कितना मिला है, 2t है ना, और दूसरी वाली बॉल को कितना समय मिला है, वो t के बराबर मिला है, कैपिटल T के बराबर मिला है।
तो अगर पहली वाली बॉल पर फॉर द फर्स्ट बॉल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए तो एस इक्वल कितना होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल कितना है 5 मीटर, यू कितना था 0 प्लस 1/2 ए इक्वल टू जी है, जी को मैंने 10 मान लिया है। ठीक है, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 2t क्या है, इसमें टी क्या है, वह टाइम इंटरवल है जिस पर जो है ड्रॉप्स टप टप निकलते हैं उससे, एक ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप के निकलने के बीच का टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर देखिए 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4t स्क्वायर। ठीक है, तो 5 कट गया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 सेकेंड हो जाएगा, मतलब आधे सेकेंड में जो है उसको गिराया जाना है। दूसरी बॉल के लिए फॉर द सेकेंड बॉल कितने समय पर सेकेंड बॉल के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाएगा एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है वाई हमने मान लिया, कितना गिरा है वाई है ना, टॉप से यहाँ पर जो है वाई के बराबर गिरा है। ठीक है, और u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म ही 0 हो गया, प्लस 1/2 g, a क्या है g के बराबर है, g इक्वल टू 10 है, और t जो है कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, और t की वैल्यू हमने पहले निकाला 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, तो ये 1.25 मीटर के बराबर हो जाएगा। सो y happens to be equal to 1.25 मीटर, है ना, y is equal to 1.25 मीटर के बराबर होगा। यानी टॉप से ये जो है 1.25 मीटर पर होगा, तो बॉटम से कितना होगा, बॉटम से 5 मीटर माइनस y, दैट इज इक्वल टू ये पूरा y है, ये पूरा 5 मीटर है और ये y है, तो ये यहां से यहाँ कितना होगा 5 माइनस y हो जाएगा, तो 5 माइनस y इक्वल कितना होगा 1.25, दैट इज इक्वल टू 3.75 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो जब पहली वाली बॉल ग्राउंड को टच की जा रही है और तीसरी वाली बॉल जो ड्रॉप है वो जस्ट गिरने ही वाली है, उस समय दूसरी वाली जो ड्रॉप है वो ग्राउंड से 3.75 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो ये वेक्टर एनालिसिस क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश विश्लेषण। तो एक्चुअली है क्या कि अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और जो इस यूनिट का फाइनल टॉपिक है वह टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि देखिए वाटर ड्रॉपलेट को गिराया जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ठीक है, बॉल को फेंका गया, वो ऐसे भले गई हो लेकिन हमने दो मोशन माना, एक इस लाइन के लॉन्ग और एक इस लाइन के लॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन के रूप में लिया है। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा है, लेकिन क्या हमारे जीवन में हमेशा मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होता है? नहीं होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो है एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव था तो दूसरा डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव ले लिया जाता है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर सर्कुलर ट्रैक पर अगर चल रही हो, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी, वस्तु की वेलोसिटी यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा? चलिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं सर ये जो है साउथ डायरेक्शन में, सर यहाँ पर ये वेस्ट डायरेक्शन में, सर ये यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पर किधर है तब? इसका मतलब ये है कि जब अगर ये देखिए जो सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो वस्तु कर रही है वो एक तल में गति कर रही है। ठीक है, अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो सिक्का कैसे जाएगा? ये सिक्का ये ऐसे जाएगा, तो इसकी गति क्या है, एक तल में हो रही है। ठीक है,
तो अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। लेकिन जैसे ही पढ़ने जाते हैं एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। वो समस्या ये आ जाती है कि इसमें कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हमको मिलेंगी जिनमें डायरेक्शन होगा, जैसे एक्सेलरेशन में डायरेक्शन है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके मोशन को अगर स्टडी करना है तो हमें जो इसको डिस्क्राइब करने वाले जो पैरामीटर्स हैं उनमें अगर डायरेक्शन है तो हमें डायरेक्शन को नापने का ढंग आना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन के केस में मोशन में एक डायरेक्शन पॉजिटिव था तो दूसरे डायरेक्शन का नाम हम लोगों ने क्या ले लिया था, नेगेटिव ले लिया था, हमारा काम चल गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए हजारों करोड़ों डायरेक्शन हो सकते हैं, तो क्या किया जाए। अच्छा, उस पर से ये कि आप देखिए यहाँ पर जो है अगर किसी वस्तु को अगर थ्रो किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर, और वस्तु अगर यहां से यहां तक गई है तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फाइनल वेलोसिटी इधर। सबका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब पूरा लगभग हुआ ये है कि हमको अब डायरेक्शन को मेजर करने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। हाउ टू मेजर द डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकल। डायरेक्शन को कैसे मेजर किया जाए और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इसीलिए मोशन इन ए प्लेन पढ़ाने के पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का विषय क्या है, हाउ टू मेजर द डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकल। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें आएंगी, सिर्फ यही नहीं आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी, बट बेसिक आइडिया यही है। वेक्टर एनालिसिस इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली। ओके, सो लेट अस बिगिन विद वेक्टर एनालिसिस। हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी सभी चीजें जिसको मेजर किया जा सके और मेजरमेंट ऐसा हो कि अलग अलग लोग नापे तो बहुत ज्यादा अंतर न आए। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, जैसे टाइम, जैसे वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे फोर्स, ये सब मेजरेबल। इसकी दो कैटेगरी की गई। कौन कौन सी कैटेगरी, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है इन कैटेगरी को। पहली कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की आवश्यकता होती है ना। जैसे अगर किसी ने कहा कि आपका मास कितना है तो आप बोलेंगे कि 50 kg के। तो 50 एक नंबर आपने बताया और किलोग्राम एक यूनिट आपने बताया, हो गया काम। ठीक है, कितने लीटर दूध लाना है, 3 लीटर दूध लाना है, तो 3 एक नंबर बताया और लीटर एक यूनिट बताया, हो गया काम। 3 लीटर का अर्थ सभी के लिए एक समान है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसमें पहली चीज चाहिए क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज क्या चाहिए, यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ही पर्याप्त हो, उनको हम बोलते हैं क्या, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज।
लेकिन ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, और तीसरी चीज जो है डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस किससे कंसर्न है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से? ऑफ कोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से। और उसमें भी किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? डायरेक्शन, द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है हमारा। ओके, सो तो हमने समझ लिया कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? देखिए स्केलर्स को तो हम लोगों ने खूब पढ़ा, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं स्केलर। अब हम लोग वेक्टर नई चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्न है कि हाउ टू रिप्रेजेंट a vector, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, दर्शाया कैसे जाए? तो इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है एनालिटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर के लिए एरो खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है F इज इक्वल टू 6 न्यूटन फोर्स। किधर? इन द ईस्ट। ठीक है, 6 न्यूटन। तो हमने क्या किया, उसके लिए एरो बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम एरो बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर लेंथ जो है वह 1 सेंटीमीटर लेंथ 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन। तो ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर क्या होगा, 6 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज आवर 6 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट, इन द ईस्ट डायरेक्शन 6 न्यूटन। तो देखिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक है एरो हेड और एक है इसकी लंबाई। एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन की तरफ होगा और लंबाई जो होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 6 न्यूटन है, अगर 12 न्यूटन का फोर्स अगर इसी स्केल पर अगर दिखाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ जस्ट डबल लेना पड़ेगा। 6 न्यूटन इतना बड़ा है तो 12 न्यूटन इसका जस्ट डबल के बराबर है। ठीक है, तो 12 न्यूटन अगर दिखाना होगा तो ऐसे, यानी जब ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का हेड जो होगा, एरो हेड वो रिप्रेजेंट करेगा उसके डायरेक्शन को, और उसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ओके। इसमें इसको हम बोलते हैं टेल। शुरुआत जैसे वेक्टर है, कोई वेक्टर है, अगर
अगर ये मान लीजिए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, यह ए वेक्टर ऐसे एरो लगा दिया जाता है। अगर यह ए वेक्टर है तो यह जो है इसका वर्टेक्स है, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट या यूं कह लीजिए टेल है। क्या है? टेल है। और ये क्या है? वर्टेक्स ऑफ दी वेक्टर। ठीक है, तो वर्टेक्स डायरेक्शन को डिनोट करेगा, टेल स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब एनालिटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा? एनालिटिकल वे में जो किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ठीक है, तो कोई वेक्टर अगर ए है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर। अगर ये मान लीजिए 6 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट आपने कहीं लिख दिया है, तो जब भी आप ए वेक्टर कहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 6 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनालिटिकल वे मतलब एनालिटिकल वे रिप्रेजेंटेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट्स, है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी के टर्म में रिप्रेजेंट करना, एनालिटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो उसके लिए बस केवल एक लेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है, अमूमन कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, कैपिटल ही लेटर्स का यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स का भी यूज होता है। ठीक है, ओके। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके मिले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें दिए हुए वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो की लंबाई जो कि उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और एरो हेड जो है या वर्टेक्स जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एनालिटिकल वे में अगर रिप्रेजेंट करना इसी वेक्टर को, अगर ए वेक्टर अगर मैंने बोला तो ए वेक्टर केवल एक सिंबल दे देंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो एनालिटिकल वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। पहले बात करते हैं फ्री वेक्टर के बारे में। ऐसा वेक्टर जिसका टेल जो है वो फ्री हो, वो कहीं बंधा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए कि यह एक वस्तु है और इसका मास m के बराबर और इसका वेलोसिटी जो है v के बराबर है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो v वेक्टर, तो इसका लीनियर मोमेंटम m इज इक्वल क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू m इनटू v वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो m इनटू v वेक्टर जो हो जाएगा वह उसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर होगा। अब वस्तु जहां जहां जाएगा लीनियर मोमेंटम वेक्टर उसके साथ साथ जाएगा, क्योंकि यह लीनियर मोमेंटम वेक्टर तो इस वस्तु से जुड़ा हुआ है। इसका टेल जो है कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, वस्तु जैसे गति करके जा रही है उसके साथ साथ ये चला जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ फ्री वेक्टर, लेकिन इसके अपोजिट क्या है? फिक्स वेक्टर है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु अगर चल रही है, कोई वस्तु अगर ऐसे चल रही है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। पोजीशन ओरिजिन से ही हमेशा निकालेंगे। जब वो यहाँ है तो ये r1 वेक्टर है, जब वो यहाँ आ गई तो उसके r2 वेक्टर हो गया। तो अब देखिए, और इनिशियल पॉइंट तो वही है, फाइनल पॉइंट बदल रहा है ना, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन इनिशियल पॉइंट में बदलाव नहीं हो रहा है। तो टेल इसका फिक्स्ड है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड वेक्टर। और सभी वेक्टरों में सबसे महत्वपूर्ण वेक्टर वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्या है? जैसे मान लीजिए कि एफ वेक्टर जो है वह 6 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट है, 6 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट है। तो अगर एफ केवल लिखा जाए, ये मैं बताना भूल गया था कि अगर ये वेक्टर हटा करके केवल सिंबल अगर लिया जाए तो वो उस वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो एफ मतलब केवल 6 न्यूटन फोर्स। एफ मतलब क्या है? 6 न्यूटन फोर्स। उसमें ये नहीं लिखेंगे इन द। अब चलिए एफ वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 6 न्यूटन फोर्स कट गया, क्या बचा? 1 बचा और इन द ईस्ट बचा। तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है और उसमें केवल डायरेक्शन होता है इन द ईस्ट।
ठीक है, इसमें कहीं न्यूटन वगैरह आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब यह नेचरलेस हो जाता है। नेचर मतलब अब इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, अब आप इसको फोर्स भी बोल सकते हैं, आप इसको लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नेचर तो खत्म हो गया, फोर्स कट गया, 6 न्यूटन फोर्स कट गया, 6 न्यूटन फोर्स से बचा क्या इन द ईस्ट, यानी यह केवल एक 1 का क्या मतलब केवल इन द ईस्ट बचा, डायरेक्शन बचा। किसी भी वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर उसका केवल डायरेक्शन बच जाता है, और इसको हम बोलते हैं एफ कैप। क्या कैप? तो किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा है तो इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एफ कैप, अगर ए कैप है तो क्या है, यह यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर? और यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग आगे इस चीज को बहुत डिटेल में सीखेंगे कि डायरेक्शन को मेजर करने में यूनिट वेक्टर का बहुत ही अहम रोल होता है। किसी भी डायरेक्शन को प्राप्त करना है मैथमेटिकली, तो उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर प्राप्त कर लेंगे तो वो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब समझ गए, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो वेक्टर मिलेगा वह यूनिट वेक्टर होगा, और वह नेचरलेस हो जाएगा और उसमें केवल डायरेक्शन रहेगा। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, जो वेक्टर का सिंबल है उसके ऊपर कैप का साइन लगा देंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जैसे एफ कैप होगा का डायरेक्शन किधर होगा, जो एफ वेक्टर का डायरेक्शन था। ठीक है, ए कैप का डायरेक्शन क्या होगा, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन था। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का भी समझ लिया। नेगेटिव वेक्टर, अब जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट है, तो बताइए माइनस ए वेक्टर क्या होगा, 5 न्यूटन फोर्स इन द वेस्ट हो जाएगा, इन द वेस्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर निगेटिव कर देंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। डायरेक्शन निगेटिव लगा देने पर केवल डायरेक्शन उलट जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, अब जैसे मान लीजिए कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने 5 वेक्टर बोल दिया तब क्या होगा, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को 5 टाइम्स करेगा, 20 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट। ठीक है, इन द ईस्ट। अच्छा, -5 से मल्टीप्लाई कर देता तो डायरेक्शन बदल जाता है, इन द वेस्ट। लेकिन अभी हमारा जो ध्येय केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का, प्लस और माइनस का दिमाग में नहीं रखना है, केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का ध्येय रख करके चल रहे हैं, क्योंकि निगेटिव वेक्टर का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर में अगर किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड उतना गुना करेगा। ठीक है, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 एफ फैक्टर, तो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, 2.5 न्यूटन फोर्स इन द ईस्ट। ठीक है, उतना गुना कर देगा, हाफ कर देगा इस समय। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर का मतलब भी समझ गए, किसी वेक्टर में अगर किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया वेक्टर मिलेगा वह उस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, कोई इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। यहां पर देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन के अलांग है या पैरेलल लाइंस के अलांग है, इनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के अलांग एक्ट करते हैं या जिनके लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कल पढ़ेंगे, आज ये छोड़ देते हैं।